हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको शो करने वाला हूं क्लास 10th का जो 2022 में समाज विज्ञान का पेपर होता है। आइए दोस्तों, आपको बिना टाइम का वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो इस समय होता है पेपर का 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इस जो पूरा पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। दोस्तों, ये सब बकवास चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सीधे प्रश्न पत्र का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। खंडका में दोस्तों आप सबसे पहले देखेंगे खंडका में जो बहुविकल्पीय आते हैं, तो बहुविकल्पीय एक एक नंबर का जिसमें से 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन को आपको चूज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए, आपको जो जो कहीं भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसका पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं। दोस्तों, आइए तब दिखाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ करते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हो गई थी? दोस्तों, मैं आपको इसका उत्तर नहीं बता रहा हूं। दोस्तों, जो आपको इसका पूर्ण सल्यूशन चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको इस प्रश्न पत्र का पूरा आपको पूर्ण सल्यूशन दे दूंगा। दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को। दोस्तों, इससे सरल क्वेश्चन आज तक कोई दुनिया में बना ही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, क्योंकि इसी हिंदी बोले ही जाने के कारण भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। दोस्तों, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। काले दास्तानी और बंडी मुठिया किसकी प्रतीक? दोस्तों जो आपको पूरा सॉल्यूशन चाहे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ प्रश्न पत्र शो कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारा ये 5वां क्वेश्चन है, 1 नंबर का बहुविकल्पीय। निम्नलिखित में किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो दोस्तों, जानते हैं तानाशाही में सभी देशों में है। पाकिस्तान में भी तानाशाही है, श्रीलंका में भी तानाशाही है, नेपाल में तानाशाही, लेकिन दोस्तों यहाँ जो है भारत में तानाशाही नहीं है। दोस्तों, अब देखिए, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो वो 6 नंबर तक ख़त्म हो गए। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक और सामाजिक अवस्थाओं के बारे में अध्ययन बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एक जो विकल्प है उसको आप चूज करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो होता है ये अति लघु उत्तरीय चालू होता है। उसके बाद इसके लिए 2-2 नंबर निर्धारित होते हैं। दोस्तों, इसका जो जैसे पूर्ण स्वराज का उद्घोषण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, आप अगर ये बताते हैं पूर्ण स्वराज का उद्घोषण कब हुआ, कब सन में, कितने सन में, तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। और ये भी बता देते हैं कि किसके द्वारा किया गया, तो आपको पूर्ण 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से हर एक स्टेप पे आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन 8वां है, गिरा युद्ध से क्या तात्पर्य? इसके लिए 2 नंबर। दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों आता है पेपर में। आपको जो चॉइस आपको जो पसंद है आप वह कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, 9वां है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर। अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आप खत्म हो गया। अब चालू होता है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अब चालू होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 3-3 नंबर के। यानी देखिए, इसमें से अथवा करके भी रहेगा। जो 3 नंबर के रहेगा इसमें अथवा 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको जो आता हो आप कर सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी का क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए, आप दे सकते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? आप जो समझते हैं वो लिख सकते हैं। अब देखिए, 3 नंबर में आया, लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव है, या फिर अथवा करके है, भारत की विधायिका महिलाओं के प्रतिनिधि की स्थिति क्या है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लघु उत्तरीय खत्म हो गए। अब हमारे चालू होते हैं 6 अंक के सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1% का महत्व रखते हैं, अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें अथवा करके रहेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है, जिसके लिए आपको 6 अंक प्राप्त हो जाएंगे। जैसे किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुआ। इसके लिए 6 नंबर। अथवा करके एक क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। इस पे आप टिप्पणी पर लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह की उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? और इसकी अथवा करके है, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं। आप एक अच्छे लोकतंत्र की जैसे परिभाषा दे सकते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताकर आप 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट
अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समाज विज्ञान में जो 10th का पेपर होता है उसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह स्थान कहाँ पर स्थित है जहाँ पर ये घटना हुई, या जहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसको ये कुछ सिंबल दिए जाते हैं, अर्थात चिन्हित के कुछ सिंबल दिए जाते हैं कुछ प्रकार के। उसी सिंबल के द्वारा आपको मानचित्र दिया जाएगा। उसमें आप जानेंगे उस स्थान का नाम कि कहाँ है, किस राज्य में है, कहाँ है, किस तरफ है नक्शे में। तो इसी तरह आप सब भर कर कंप्लीट कर सकते हैं और अपना पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में देखिए दोस्तों, गोला डॉट से चिन्हित द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए हाफ अंक मिलेंगे दोस्तों। और प्रश्न का आप उत्तर लिखते हैं सिर्फ तो आपको हाफ अंक मिलेगा, और जो आप मानचित्र में उसको सही इस सिंबल द्वारा दर्शा भी देते हैं तो उसको लिए आपको पूर्ण 1 नंबर प्राप्त होंगे। दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं जिसके लिए 1 नंबर है, जिसके लिए एक आधा नंबर उस स्थान का नाम लिखने के आपको मिलेगा जिस स्थान पे यह घटना हुई, और आधा नंबर मानचित्र में उस स्थान को दर्शाने पर इस सिंबल वाला, अर्थात आपको पूरा 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस तरह से है। वह स्थान जहां पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, शायद दोस्तों इसका लाहौर होगा। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को पता होगा कमेंट में करके बता दीजिए। और जो आपको पूर्ण सोल्यूशन चाहे तो हमें कमेंट करके बता दें, मैं आपको पूर्ण सोल्यूशन कर दूँगा। कापी में लिखने का तरीका भी बता दूंगा कि आपको कैसा लिखना बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ दोस्तों, ये तो सब लोग जानते होंगे, शायद मेरी उम्मीद, आई होप। अब तीसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक तोड़ो कानून तोड़ा। और अब चौथा क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ। इसके लिए संपूर्ण प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। अब दोस्तों इसके लिए इंग्लिश वर्जन भी है, जो इंग्लिश के छात्र हैं वो ये भी कर सकते हैं हिंदी छोड़कर। अब दोस्तों, जो दृष्टिबाधित क्षेत्र होते हैं, यानी जिनको मानचित्र संबंधी रेखाओं या उनमें अंकन करना मुश्किल होता है, उनके लिए सिर्फ लेखन यानी सिर्फ प्रश्न का उत्तर लिख देंगे तो उनके लिए संपूर्ण 1 अंक प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रहे, ये सिर्फ दृष्टिबाधित छात्र और छात्राएँ के लिए है, क्योंकि यह उन्हें स्पष्ट देख नहीं पाते हैं उसमें मैप में, इसलिए उनके लिए सिर्फ लिख देते हैं उत्तर, उसमें उनको पूर्ण अंक प्राप्त हो जाएंगे। वैसे आपको ये नहीं करना है। अब दोस्तों चालू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न खंड का में भी बहुविकल्पीय आते हैं और खंड खा भी बहुविकल्पीय आते हैं। अब देखें बहुविकल्पीय पहला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग जैसे लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरा प्रश्न यानी 16वां प्रश्न है बहुविकल्पी में, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मैंने पहले बता दिया कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको पूरा सल्यूशन चाहिए तो। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पेपर चाहिए तो बता दीजिए, मैं PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है दोस्तों, ये तो कोई अनाड़ी आदमी भी दे सकता है कि जीविका का प्रमुख स्रोत सिर्फ कृषि है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कृषि पर ही आते हैं, खेती बाड़ी ही हम लोग करते हैं। और दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ये दोस्तों ये जो स्टूडेंट का मैंने प्रश्न पत्र लिया है शायद गलत लिया, शायद मुझे लगता है कि 1955 में हुआ। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब इसके बाद चालू होता अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद के यहाँ 2 नंबर में, भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य लिखिए 2 नंबर के, कहीं 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, नाम लिख देंगे 2 नंबर फटाक से मिल जाएगा। अब 3 नंबर क्या आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव को संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के उद्योगों में किन्हीं 3 योगदान की विवेचना कीजिए। इसके लिए 3 नंबर अथवा करके है, या तो ये भी आप कर सकते हैं, यानी मनरेगा वाला, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप जानते हैं रोजगार योजना यानी मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा वाले कैसे काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, वैसे हम लिख दीजिएगा बना के यार।
अब दीर्घ प्रश्न है। दीर्घ प्रश्न में फिर से 6 नंबर वाले आ गए हैं जो आपके परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं, करते हैं एक नंबर के। भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण के विस्तार कीजिए। 6 नंबर में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे तमाम तरह की मिट्टी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लिख लीजिए। अब यार इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। भारत में कितनी मुख्य फसलें हैं, खरीफ, जायद, रबी, ऐसे बना कर आप हेडिंग बाय हेडिंग उसके बारे में लिख सकते हैं विस्तार से। और फिर आ गया अथवा करके इसमें 27वां असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी 3 समस्याओं को लिखिए। इसके से आप क्या समझते हैं आप लिख सकते हैं। इसके लिए जो यहाँ तक आप लिखते हैं असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसकी 3 समस्याओं को बारे में लिखेंगे तो इसके लिए आपको पूर्ण 6 अंक प्राप्त कर दिए जाएंगे, यानी दे दिए जाएंगे। और फिर अथवा करके आपको एक क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो आपको ये भी कर सकते हैं, अर्थात राष्ट्रीय आय तथा प्रति आय में अंतर क्या होता है, विवेचना कीजिए। विवेचना भी कर सकते हैं। अब दोस्तों फिर मानचित्र संबंधी आ गया। अब देखिए दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। अरावली पर्वत को चिन्हित द्वारा अब देखिए दोस्तों जो मैप में आपको अरावली पर्वत को इस चिन्ह द्वारा डिनोट करना है। अगर आप दूसरे चिन्ह द्वारा डिनोट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब तप्ती नदी आपको इस चिन्ह द्वारा अर्थात इस सिंबल द्वारा मैप में चिन्हित करना है। और सीमेंट उद्योग का एक केंद्र चिन्हित द्वारा नाम सहित लिखिए। तो आप नाम लिखेंगे इस उत्तर का, मैंने इस प्रश्न का, और इस सिंबल द्वारा आप जो मैप में आप चिन्हित कर देंगे तो आधा नंबर उसके लिए आपको प्राप्त हो जाएंगे। अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र, इसके द्वारा आप इस सिंबल द्वारा, इसमें डिफरेंट है दोस्तों कि इसमें पूरा ब्लैक है और इसमें चीना खींचा है यानी लाइन है, यानी इसके द्वारा आप करेंगे तो अभ्रक उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र आप डिनोट कर सकते हैं। और बेंगलुरु को एक गोला सर्कल बनाकर उसको रंग दीजिए, तो यानी बेंगलुरु को इस चिन्ह द्वारा डिनोट कर सकते हैं, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार हमारा प्रश्न पत्र शायद समाप्त हो गया। और इसके लिए आपको दृष्टिबाधित के लिए ये होता है कि इसमें सिर्फ लिखना होता है। तो दोस्तों अब मुझे यह उम्मीद है कि आप दृष्टिबाधित नहीं होंगे, इसलिए आप ये छोड़ दीजिएगा। ओके, आपको यह वीडियो जो पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन माई वॉइस।